हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आशीष एंड आप आज पढ़ने वाले हैं योर चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 11th रिटन बाय निराज सी चौधरी. यू कैन सी द राइटर हियर. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ माय मदर. सो एज इट डिस्क्राइब्स दैट इट इज़ अ चैप्टर अबाउट द मदर ऑफ निराज सी चौधरी हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन एंड ही वॉन्ट्स टू टेल अस समथिंग अबाउट हिज मदर. यहाँ पर वो अपनी माँ के गुणों का वर्णन करेंगे और इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, उसमें से ये चैप्टर लिया गया है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड सी व्हाट इज देयर. द ब्लू बॉक्स, बिकॉज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज दैट ब्लू बॉक्स. द प्रेजेंट लेसन इज अ पार्ट ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ निराज सी चौधरी. ये जो लेसन है ये निराज सी चौधरी की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है. इट emphasizes ऑन द डिस्टिंक्टिव फीचर एंड कन्विक्शंस ऑफ हिज मदर. यहाँ पर उनकी माताजी के जो गुण हैं और उनके जो फीचर्स हैं, यानी कि चेहरा कैसा दिखता था, वो कैसी दिखाई देती थी, उसके बारे में निराज सी चौधरी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर से लिखा है. दे मेक हर स्टैंड अपार्ट फ्रॉम एन एवरेज इंडियन मदर. और कैसे वो थोड़ी सी अलग थी एवरेज इंडियन मदर जो होती हैं, जो माताएँ भारत में पाई जाती हैं, उनसे थोड़ी सी अलग वो कैसे थी, उसके बारे में ये बताया गया है. The core sentence to describe her distinctiveness is her appearance was deceptive, for her face did not show the immense strength of the moral convictions. वो एक लाइन है उसकी माताजी के बारे में जो राइटर कहता है, और वही उसकी माताजी को दूसरी माताओं से अलग करता है कि उनका चेहरा तो आपको भ्रम में डाल सकता है. ऐसा लगता है कि वो सामान्य माताओं जैसी माताजी थी, लेकिन उनके अंदर कितनी स्ट्रेंथ थी, वो दुनिया से कितना लड़ती थी, वो कितना अपने जीवन में संघर्ष करा है, उसको वो लाइन एक्सप्रेस नहीं कर सकती. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. माई फादर एंड मदर वर बाउंड टू ईच अदर बाय सर्टेन कॉमन प्रिंसिपल्स. इनकी माताजी और पिताजी कुछ सिद्धांतों के कारण एक दूसरे से मिले थे, जुड़े थे, उनका शादी का बंधन हुआ था. एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट बट अदरवाइज, तो किसी नियमों से, कुछ सिद्धांतों से वो आपस में जुड़े हुए थे. उनके विचार कुछ जगहों पे तो मेल खाते थे, लेकिन अदरवाइज इन अपीयरेंस, दिखने की बात हो, टेम्परामेंट, उनके दिमाग की सोच वगैरह की बात हो, आउटलुक, उनका लोगों को देखने का या चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है, आउटलुक है, उनके मामले में वो दोनों माता पिता एक दूसरे से बिल्कुल, देवर द रिवर्स, और वो रिवर्स थे, एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे थे वो. इफ़ वन चूजेस टू से द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे. कई बार वो दोनों बात तो एक ही कहते थे, लेकिन कई बार ऐसा लगता था कि वो बात तो एक ही कह रहे हैं, लेकिन डिफरेंट तरीके से कह रहे हैं. वो एक दूसरे को एक जैसा दिखाना ही नहीं चाहते थे. द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट यानी उल्टे या रिवर्स थे. माई मदर वॉज स्लाइट एंड फ्रेजाइल एज माई फादर वॉज रोबोस्ट. मेरी माता जी स्लाइट, दुबली थी, फ्रेजाइल, नाजुक सी थी, लेकिन जो मेरे पिताजी थे वो रोबोस्ट यानी हष्ट पुष्ट या हट्टे कट्टे थे. विच हर फेस वॉज एज रिस्पॉन्सिव एज माई फादर वॉज इम्पेसिव. मेरे माताजी के चेहरे पे एक्सप्रेशंस देखे जा सकते थे. कुछ सुख हो, कोई दुख हो, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते थे, उनके चेहरे को रीड किया जा सकता था, इसीलिए उनका चेहरा रिस्पॉन्सिव था. लेकिन इसके पिताजी के चेहरे को रीड नहीं किया जा सकता. वो सुख हो, दुख हो, या अधिकतर चीज़ों में उनका चेहरा एक्स जैसा रहा करता था. जस्ट लाइक कैटरीना कैफ की एक्टिंग आप देखोगे तो इतनी घटिया एक्टिंग वो करती है कि उसका चेहरे के एक्सप्रेशन ही नहीं बदलते हैं, चाहे रोना हो, हंसना हो, सब कुछ एक जैसा लगता है. तो उसके पिताजी का जो चेहरा था ना, वो भी इम्पेसिव था. इट रिपल्ड टू इमोशन एज वाटर टू द विंड. उनके जो माताजी का चेहरा था उनमें इमोशंस भरे हुए थे, हवा और पानी की तरह वो बहते भी रहते थे इमोशंस, है ना. इट वॉज क्वाइट आउट ऑफ द क्वेश्चन फॉर हर ट्राई टू हाइड एनी फीलिंग. ये तो प्रश्न ही नहीं उठता था कि उसकी माताजी अपनी फीलिंग्स को कभी छुपा भी पाए, वो नहीं छुपा पाती थी. वी ऑलवेज सॉ एट अ ग्लांस वेदर शी वॉज एंग्री और प्लीज. हम हमेशा देखकर, जब ग्लांस करते थे यानी कि देखते थे माताजी को, तो हम समझ जाया करते थे कि वो खुश है या गुस्सा है. एंड रेगुलेटेड आर मूवमेंट्स अकॉर्डिंगली. और उसी के हिसाब से हम अपने मूवमेंट बना लेते थे कि हमको कोई काम करना है या नहीं करना है. अगर हमको लगता था कि हमारी माँ हमारे इस काम से गुस्सा हो जाएगी, तो फिर हम वो काम नहीं करते थे. ऑल टुगेदर शी वॉज ऑलवेज विविड एंड हाई स्ट्रंग. विविड मतलब और हाई स्ट्रंग मतलब होता है कि उनकी जो वो एक्टिव रहती थी काफ़ी, और हाई स्ट्रंग मतलब उनके जो विचार थे वो काफ़ी अच्छे ऊँचे थे, है ना. इफ़ नॉट हेक्टिक और इलेक्ट्रिकल, अगर आप ये माने कि वो इलेक्ट्रिकल नहीं थी यानी कि वो ज़्यादा एनर्जी से काम नहीं कर पाती थी, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो काफ़ी शांत स्वभाव के, ठंडे स्वभाव की हुआ करती थी. उनमें इमोशंस काफ़ी ज़्यादा थे और वो अपने इमोशंस को हर जगह शो किया करती थी. इवन व्हेन शी वाज यंग
जब वो जवान हुआ करती थी तो जवानों को झुर्रियाँ नहीं आती। आप स्किन पे देखेंगे झुर्रियाँ जो होती हैं, रिंकल्स जो होते हैं, वो जवानों को नहीं आते। लेकिन इनकी माताजी जब जवान हुआ करती थी तो उनको यहाँ पर बोहों के बीच में, आईब्रोज के बीच में रिंकल्स पड़ा करते थे, जो इस बात का सबूत थे कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हैं और बहुत ज़्यादा सोचती हैं। और वो कह रहा है कि इवन व्हेन शी वाज यंग देयर वर 2 डीप वर्टिकल रिंकल्स बिटवीन हर आईब्रोज। उनकी आईब्रोज में जब वो जवान थी तब भी रिंकल्स पड़ते थे, विच इन नॉर्मल केसेस वुड हैव सिग्निफाइड अ बेंड फॉर थॉट। जो नॉर्मल केसेस में ये माना जाएगा कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा चिंता में या सोच में डूबा रहता है, इस कारण ऐसा हुआ है। बट माई मदर वॉज नॉट इंटेलेक्चुअल। मेरी माताजी बहुत ज़्यादा विद्वान तो नहीं थी लेकिन विद्वान नहीं थी। ऑल्दो व्हेन शी चूजेस टू बी आर्ग्यूमेंटिव, लेकिन जब वो आर्ग्यूमेंट करना शुरू करती थी, शी कुड बी डेवास्टेटिंगली लॉजिकल। तो उनके पास लॉजिक्स होते थे अपनी बात को। डेवास्टेटिंग लॉजिकल मतलब आप उनको हरा नहीं पाओगे लॉजिक के अंदर, आप उनको गलत साबित नहीं कर पाओगे। अगर वो गलत और सही पे अड़ गई तो। हर नेचुरल प्रोस्पेंसिटी वॉज इंट्यूटिव एंड दोज रिंकल्स वर प्रोड्यूस्ड बाय फ्रीक्वेंट फिट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव ब्रूडिंग इनटू विच शी फेल। और वो जो रिंकल्स पड़े थे वो उस ब्रूडिंग या उस सोच का नतीजा था, उस चिंता का नतीजा था जिसमें वो दिन भर डूबी रहती थी। घर का टेंशन हो सकता है, बच्चों का हो सकता है, हस्बैंड का हो सकता है, कोई भी ऐसा टेंशन था जिसके कारण जवानी में ही उनके माथे पर रिंकल्स आना शुरू हो गए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचा करती थी। शी वॉज नॉट हैंडसम। देखिए हैंडसम तो जो है वो लड़कों के लिए लगता है, लेकिन राइटर थोड़ा सा डिग्निफाइड कर रहा है या फिर थोड़ा सा सिग्निफाइड कर रहा है और अपनी माताजी को दूसरों से अलग बताने की कोशिश कर रहा है ना। शी वॉज नॉट हैंडसम, वो बहुत सुंदर तो नहीं थी। बट नो मोर शी वॉज प्लेन, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्लेन या ऐसी जो बहुत ही साधारण महिलाएं होती हैं वैसी भी वो नहीं दिखाई देती थी। यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में वो अपने माताजी की शक्ल, चेहरे, है ना, उनके फेस एक्सप्रेशन का वर्णन करेगा, जो कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनेगा। हर फोरहेड वॉज वेरी वेल शेप्ड विदाउट बीइंग हाई। उनका जो फोरहेड था, माथा था, वो बहुत ही वेल शेप्ड था, यानी कि वो बहुत ही अच्छे से बना हुआ था, ज़्यादा ऊंचा नहीं था। द ओवल ऑफ हर फेस, उनका चेहरा गोलाकार ओवल शेप में था, जो कि क्या होता था, ब्रॉड इन अपर, यहाँ से तो ब्रॉड था, अपर पार्ट उसका चौड़ा था, बट वेरी क्विकली रिसीडिंग, लेकिन नीचे जाते जाते वो घटता चला जाता था और अंडाकार होता चला जाता था, है ना। हर आइज़ वर लार्ज एंड लिक्विड, उनकी आंखें बहुत ही बड़ी बड़ी और भरी हुई थी, उनमें रोना हमेशा आता था, वो क्योंकि इमोशंस उनमें काफ़ी थे। जरा सी देर में, जरा सी बातों में वो रो दिया करती थी, तो उनकी आंखें बहुत बड़ी और लिक्विड थी। हर नोज़ वर वेरी रेगुलर एंड प्रोमिनेंट, जैसी लोगों की नोज़ रहती है वैसी उनकी भी नाक थी, है ना। और हर लिप्स वेल कट बट लीडिंग टुवर्ड्स फुलफिलनेस इन द लोअर वन, और बिल्कुल जो उनके होठ थे वो वेल शेप्ड थे। ऐसा नहीं था कि होठ के हिस्से काफ़ी बड़े चौड़े या, है ना, बहुत बड़े होठ हो। वेल शेप्ड उनके लिप्स थे जैसे कि हुआ करते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल उनकी माँ का चेहरा कैसा दिखाई देता था उसको बताने की राइटर कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो द रियल वीकनेस ऑफ द फेस वॉज द चिन। The real weakness, this was the weakness of his mother, that it was the overall part not weighted high but lower on the cases. वो क्या कहता है कि उनका जो चीन है वो काफ़ी उनकी वीकनेस था, which though nearly shaped was not weightedly enough for the upper part, जिसके ऊपर ज़्यादा भार यहाँ पे नहीं था, वो चपटा होके नीचे चला जाता था, जिसके कारण, है ना, उनकी इस हिस्से को वीक माना जा सकता है या फिर ये माना जा सकता है इसके कारण उनकी माँ की शक्ल ज़्यादा सुंदर नहीं बन पाई थी, ठीक है। विच देन इन देयर एंटायरली, अगर पूरी रूप से देखें, संपूर्ण रूप से देखें, हर फीचर गिवन इंप्रेशन ऑफ अनस्लीपिंग अलर्टनेस एंड इन एग्जॉस्टिबल एनिमेशन। अगर पूरे फीचर की उनके चेहरे की बात करूँ तो उनका चेहरा अनस्लीपिंग अलर्टनेस को दिखाता है। अनस्लीपिंग, जो सोया ना हो, ऐसा चेहरा जो अलर्ट रहता हो, जो नींद नहीं ले पाता हो, जो जरा सी शोर से भी जाग जाता हो। इसकी माँ को काफ़ी टेंशन्स होते थे घर के, बच्चों के, उसकी माँ नींदें भी पूरी नहीं कर पाती थी, और वो चेहरा उनका बयां करता था कि उनकी शक्ल पे ऐसा लगता था कि इनकी नींद पूरी नहीं हुई है। एग्जॉस्ट एंड थकना, इन एग्जॉस्टिबल एनिमेशन, लेकिन चेहरे पे थकान दिखाई नहीं देती थी, नींद नहीं दिखाई देती थी उनकी शक्लों पे कि ये नींद नहीं ले पा रही है, लेकिन वो एग्जॉस्ट या थकान भी नहीं होती थी उनके चेहरे पे। बाय नोबडी वुड दैट फेस हैव बीन कॉल्ड अ फेस ऑफ सिंपल एंड ऑनेस्ट गुडनेस अलोन, और किसी भी तरीके से उनके चेहरे को जो है, उनका जो फेस था उसको सिंपल और ऑनेस्ट
अकेला नहीं कहा जा सकता, वो अलर्ट भी था। द ओपननेस, द गुडनेस, द जेनरसिटी, उनके अंदर सारे गुण थे, है ना। ओपननेस, उनके चेहरे को पढ़ा जा सकता था। गुडनेस, अच्छा चेहरा था, है ना, अच्छाई झलकती थी उनकी, है ना। जेनरसिटी, वो कितनी उदार, कितनी दयावान थी, वो सब कुछ उनके चेहरे से दिखाई देता था। विच वर ऑब्वियस इन दैट काउंटरनेस वेयर एन एक्सट्रीमली रेस्टलेस पॉजिटिव एंड विंग्ड टाइप। तो वहाँ पे वो क्या कहना चाहता है कि काउंटरनेस में अगर देखा जाए तो जो रेस्टलेस होना चाहिए, जैसे कि भाई आराम नहीं करा है ना, तो वो सब कुछ नहीं दिखता था। पॉजिटिव काफ़ी उनकी शक्ल थी। ओवरऑल इस पूरे पैराग्राफ में राइटर ने अपनी माताजी के फेस को डिस्क्राइब किया है। बट हियर अगेन द अपीयरेंस वर डिसेप्टिव, लेकिन उनका जो अपीयरेंस था, जैसी वो दिखाई देती थी, वो डिसेप्टिव, उन्हें धोखा था, वो छल था। फॉर हर फेस डिड नॉट शो हार्डली इंडिकेट एवन, उनका चेहरा क्या बयान नहीं करता था या उनका चेहरा क्या नहीं दिखाता था। द इमंस स्टेट ऑफ हर मोरल कन्विक्शन, कि वो मोरली स्ट्रांग होना, इसका मतलब जो गलत है वो गलत है और उस चीज़ को मैं गलत ही कहूँगा, जो सही है मैं उसको सही कहूँगा चाहे दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए। इसको कहते हैं मोरली कन्विक्ट होना, मोरली स्ट्रांग होना। उसकी माताजी मोरली काफ़ी स्ट्रांग थी, जो कि उनका चेहरा बयां नहीं करता था। नो वन कुड हैव इन्फर्ड फ्रॉम हर फेस दैट शी वॉज केपेबल ऑफ सच फैंटिज्म एज शी शोड ओवर क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। कोई भी उनका चेहरा देख के ये बयान नहीं कर सकता था कि वो सच और झूठ की बातों पे इतना अड़ सकती थी कि जो गलत है वो उसको गलत ठहराने से डरेंगी नहीं, चाहे दुनिया उनके खिलाफ हो जाए। इवन मोर देन माई फादर was she intolerant or demonstrativeness in the wearing of one's heart on one's sleeve। one hearts on one's sleeve का यहाँ पे एक फ्रेज़ यूज़ हुआ है, जो कहा जा रहा है कि जो मेरे पिताजी थे, ठीक है, वो भी इतने इंटॉलरेंट नहीं थे जितनी मेरी माताजी हुआ करती। इंटॉलरेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को बर्दाश्त ना करना, सहन ना करना। अगर कोई झूठ बोलेगा, कोई गलत बात करेगा, तो मेरी माँ बिल्कुल भी उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया करती थी। और उन्हें छोटी छोटी तकलीफ़ों में किसी को देखना, है ना, वो शिकायतों का कहती थी कि शिकायत मत करो, काम करो। इफ़ वी ग्रोन टू मच इन टाइम्स ऑफ इलनेस, अगर हम कराहते थे, ग्रोन ने मतलब तड़पना, कराहना, अगर हम कराहते थे बुखार में, और एक्सपेक्टेड टू बी मेड मैच ऑफ, वी वर क्वाइटली एंड फर्मली टोल्ड टू ट्राई टू गो टू स्लीप। और हम चाहते थे कि हमारा कोई ध्यान रखे, केयर करे, तो हमारी माँ चुपचाप कहती थी कि जाओ और चुपचाप सो जाए, है ना, विदाउट मेकिंग वर्स बाय कंप्लेनिंग। और इस चीज़ को और मत बिगाड़ो कंप्लेन कर करके, शिकायत मत करो, चीज़ों से लड़ना और जूझना सीखो, उसकी माँ ये कहती थी। बीइंग अ हाई स्ट्रंग वुमन, शी वॉज केपेबल ऑन ओकेजन्स ऑफ टर्निंग पैनिकली ऑन सम मिसहैप हैपनिंग टू एनी ऑफ हर चिल्ड्रन। और वो जो माता जी थी वो काफ़ी, है ना, उनकी जो दिमाग की सोच थी वो काफ़ी ऊंची थी बजाय दूसरी महिलाओं के। तो वो अगर उनके बच्चों के साथ कुछ भी गलत होता था, उनके बच्चों को चोट लग जाए, है ना, कुछ भी मिसहैप हैपन हो जाता था उनके बच्चों के साथ में, शी रिस्ट्रेंड हरसेल्फ सून, तो वो अपने आप पे ज़्यादा जल्दी काबू पा लेती थी बजाय दूसरी माताओं के। एंड इवन इन हर वर्स्ट पैनिक शी नेवर वेंट एनीवेयर नियर द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ इंडियन मदर। और जितना चाहे दुख आ जाओ, जितना चाहे दुख आ जाए, उसकी माँ दूसरी महिलाओं की तरह, दूसरी भारतीय महिलाओं की तरह रिएक्शन नहीं देती थी। दूसरी महिलाएं क्या करती है उसका एग्जाम्पल राइटर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ 1 year old बेबी फॉल्स डाउन फ्रॉम अ हाइट, अगर 1 साल का बच्चा किसी ऊंचाई से गिर जाए, से 2 feet, 1 या 2 feet ऊंचाई से भी, द फर्स्ट थिंग इट्स मदर वुड डू वुड बी गिव आउट ऑफ अ हिडियस स्क्रीम एंड बिगिन टू नॉक हर हेड ऑन द फ्लोर बाय बाइंग वे ऑफ मॉर्निंग। तो उसकी माँ क्या करेगी बच्चे की, वो बच्चे को तो नहीं संभालेगी, वो सर पटकना चालू कर देगी अपना, और वो रोना चालू कर देगी, चिल्लाना चालू कर देगी, ऑन एजम्पशन दैट द चाइल्ड वॉज ऑलरेडी डेड, कि बच्चा तो मर चुका है मेरा, इसलिए अब मुझे रोना है। वो संभालेगी नहीं उसको। दूसरी महिलाएं, आम महिलाएं भारतीय क्या करेंगी, वो रोना, चीखना और सर पटकना चालू कर देंगी, है ना। लेकिन इसकी माँ ऐसा नहीं करती थी, वो डिफरेंट थी। वो क्या कहता है, इट वॉज नो यूज़ गोइंग टू इट्स हेल्प, और अब बच्चे की मदद करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए माँ रोना चालू कर देती है। माई मदर नेवर गेव सच एग्जीबिशन, मेरी माँ ने ऐसा तरह का कभी भी प्रदर्शन नहीं किया। On the other hand, if we frightened her by giving a scream disproportionate to our injury, the chances were that we should be getting some additional cuffing to redress of disproportion। अब disproportion, अगर हम उल्टा चिल्लाते थे अपनी माँ के सामने कि हमको लग गई, हमको चोट लग गई, तो उल्टा हमारी माताजी हमें ही डांटती थी, हमें ये समझाने की कोशिश करती थी कि तुम कितना ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम कितने ज़्यादा वीक हो कि इतनी सड़ी सड़ी बातों पे तुम रोना स्टार्ट कर देते हो।
No one who has not observed the behavior of the little children in India can have an adequate idea for the range of expansion of their mouth in self-pity and hope external pity. जिन लोगों ने भारतीय बच्चों को नहीं देखा है, उन्हें नहीं पता है कि बच्चे किस प्रकार की ज़िद कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को प्रॉब्लम में डालने के बाद कितना वो रो लेते हैं, चीख लेते हैं, है ना। तो वो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं सेल्फ पिटीज, खुद पे दया दिखाना, दूसरों की दया पे निर्भर ना रह के खुद पे दया दिखाना। इसकी माताजी कहती थी अपने आप पे दया दिखाओ, अपने आप को खुद संभालो। द लग्जरी ऑफ सेल्फ पिटी एज वेल एज ऑफ सिंपैथी वाज सिवियरली रेशन इन आवर केस। हमारी माताजी हमें सेल्फ पिटी के लिए ही उकसाती थी, दूसरों से तो हमको कोई सहानुभूति नहीं मिलती थी। येट नो मदर वॉज केपेबल ऑफ मोर बिजनेस लाइक अटेंडेंस ऑन हर चिल्ड्रन इन सिकनेस, है ना। लेकिन मेरी माँ जितना बच्चों का ख्याल रखती थी उतना कोई और दूसरा नहीं रख सकता। एवरीवन, आप सभी अपनी माताओं को ही श्रेष्ठ बताएंगे, बताना भी चाहिए, है ना। हमारी माताएं ही दुनिया में हमारे लिए सबसे ईश्वर का रूप हैं, और वही राइटर यहाँ पे शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। द फॉल्ट्स ऑफ कैरेक्टर शी डिसलाइक मोस्ट वर फॉल्सहुड। क्या चीज़ें कैरेक्टर के अंदर, किसी इंसान के कैरेक्टर के अंदर क्या चीज़ें उन्हें पसंद नहीं थी, उन्हें ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। फॉल्सहुड, झूठ बोलना, डिसऑनेस्टी, बेईमानी, मोरल कावर्डाइस, है ना, इंसान का डरपोक होना मोरली, है ना, मीननेस, स्वार्थ, अ लायर, अ चीट, अ कावर्ड, अ पर्सन विद द टाइनी हार्ट, जिसका दिल छोटा हो, अ मीनो, है ना, इन सारे लोगों से उन्हें नफरत थी, वो सब इनको पसंद नहीं करती थी। एज शी पुट इट वर द मोस्ट कंटेम्पियस एपिथेट वी हर्ड फ्रॉम हर माउथ। और सबसे बुरी चीज़ अगर वो अपने किसी चीज़ के बारे में बोलती थी या उनके मुंह से कुछ गालियाँ या कुछ अपशब्द भी निकलते थे तो वो ऐसे ही लोगों के लिए निकलते थे। नॉट ओनली डिड शी कंडेम वाइस, वाइस मतलब होता है पाप, वो पाप का तो मना ही करती थी, विरोध करती थी कि गलत काम तो ज़िंदगी में करना ही नहीं है। शी ऑलमोस्ट इक्वली डिस्पाइज द टैक्टिक एक्सेप्टेंस ऑफ एन एडवांटेज, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना, वो इसे भी गलत बताती थी। आई शैल गिव वन और मोर टू इंस्टांसेस। लेखक एक या दो जगह इंस्टांसेस या ऐसी घटनाएं घटी जिसके बारे में आपको बताएगा कि कैसे दूसरों की फ़ायदा उठाना उनको पसंद नहीं था। इफ़ शी आस्क्ड अस टू टेक अ पोर्शन आफ्टर डिवाइडिंग अ स्वीट और सम अदर डिश, जब वो हमारे बीच में कोई स्वीट या डिश बच्चों में बांट देती थी, वी ऑलवेज सेड गिव अस पीस योर सेल्फ मदर, तो हम हमेशा कहते थे कि माँ हम नहीं काट के लेंगे वो मिठाई का टुकड़ा, आप खुद मिठाई का टुकड़ा काटो और हमें दे दो। For we knew if by chance one of us took what appeared to be the biggest piece, क्योंकि अगर by chance भी हमने सबसे बड़ा पीस ले लिया, she would look at him with a meaning smile or time even angry contempt, तो वो उस बच्चे पे गुस्सा भी कर सकती हैं, हंस भी सकती हैं, लेकिन हंसने के बाद भी गुस्सा ही करेंगी कि बेटा बराबर बांट के खाना सीखो। Yet we could not always chasten ourselves to take the most पेटेंटली स्मॉल पीसेस, हमने खुद से कभी छोटे पीसेस भी नहीं लिए, लेकिन हमारी माँ जो है उन्हीं को हम कहते थे कि आप बांटो, क्योंकि हम जानते थे अगर आप एडवांटेज उठाने की कोशिश करोगे तो माँ गुस्सा करेगी। सो वी थॉट वी रैन अ बेटर और एट ऑल इवेंट्स एन इवन चांस ऑफ गेटिंग व्हाट वी वांटेड इफ़ वी डिड नॉट हेल्प आवरसेल्व्स। अगर हम अपने आप को मदद नहीं भी कर सकते तो हम क्या करते थे कि हम अपनी माँ के ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया करते थे। Again, when in my school and college days, I was staying in hotels, है ना, it should be hostels, है ना, गलत छपा हुआ है। अगेन जब हम स्कूल और कॉलेज के दिनों में हॉस्टल्स और बोर्डिंग्स हाउसेस में रुका करते थे, आई फाउंड दैट देयर ऑलवेज वॉज अ रश एट फर्स्ट सर्विस ऑफ डिनर। तो जब डिनर परोसा जाता था तो काफ़ी भीड़ बच्चे कर लिया करते थे। हॉस्टल में रहते थे, डिनर का टाइम होता था, सारे बच्चे एक साथ खाना खाने के लिए दौड़ते थे। Because the dining hall was nowhere large enough to accommodate all the inmates in the same time. सभी बच्चों को एक साथ खाना वहाँ पे नहीं खिलाया जा सकता था, रूम इतने बड़े नहीं थे। In this situation, many persons discreetly take care to be not very far from the dining room door without outwardly seeming to care about the dinner. तो डिनर की चिंता सभी को होती थी, सबको खाना होता था, है ना। तो हम लोग भागते थे सारे के सारे डिनर के लिए, लेकिन मेरी माताजी ने मुझे सिखा रखा था कि जिसका जो हक है उससे वो पहले मिलना चाहिए, बाकी आप बाद में भी खा सकते हो। आई एम पुटिंग द पोजीशन एज इट्स मोस्ट डेकोरस फॉर आई वंस स्टेड एट अ हॉस्टल इन विच द बोर्डर हु लिव्ड ऑन द सेकेंड फ्लोर केम डाउन द स्टेयर इन स्टिलेंटली साइलेंसली।
carrying their shoes in hand for fear of wearing first floor borders of their descent towards the dining room. सेकेंड फ्लोर वाले बच्चों ने क्या किया एक बार कि उन्होंने अपने जूते हाथ में लिए और धीरे धीरे वो नीचे उतरकर आ गए ताकि वो फर्स्ट फ्लोर वालों से जल्दी खाना खा ले, है ना. नॉट टू स्पीक ऑफ द सेकेंड टाइप ऑफ मैनेजमेंट, माई मदर वुड हैव डिस्पाइज अस इफ़ वी हैड रिस्टोर्ड इवन टू द फर्स्ट. अगर ये हमने किया होता और ज़्यादा जल्दी खाने की कोशिश करी होती और दूसरों का हक मारने की कोशिश की होती तो हमारी माँ ने इसके लिए हमारी काफ़ी बुराई की होती या हमें पनिश किया होता. हर टीचिंग सेव्ड मी नॉट ओनली फॉर मैनिपुलेटिंग माई टर्न एट डिनर्स. मेरी माँ ने जो सिखाया था उसके कारण मैं बुरे रास्ते पे जाने से बचा. डिनर्स के टाइम भी मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि दूसरों का हक छीना हो, बट ऑल्सो फ्रॉम प्रेसिंग माई क्लेम्स इन अदर वॉक्स. और भी जो मैंने जीवन में किया, मैंने वहाँ पर कुछ भी गलत किसी के साथ नहीं किया. ये मेरी माँ की सिखाई हुई सलाह थी. आई हैव ऑलवेज एज्यूम्ड दैट इट इज़ नॉट फॉर मी टू ले डाउन माई टर्न. If I wait for it, there will be certainly be innate justice of the society to offer me mine. अगर मैं दूसरों के साथ इंसाफ करूँगा तो जो सोसाइटी है वो मेरे साथ भी इंसाफ करेगी. मुझे दूसरों का हक मारना नहीं चाहिए, यही मेरी माँ ने सिखाया था. Another thing I learned from her that was a good manners. मैंने दूसरी जो उनसे सबसे ज़रूरी चीज़ सीखी थी वो थी अच्छे मैनर्स. गुड मैनर्स were a matter of fundamental decencies and not external polish. और वो मैनर्स हमारे एक्सटर्नल पॉलिश नहीं थे कि लोगों के सामने दिखाने के लिए माँ के पैर पढ़ लिए या फिर तीज त्योहारों पे माँ के पाँव पढ़ लिए तो हमारे संस्कार दिख रहे हैं या हमारे गुड मैनर्स दिखाई दे रहे हैं. नहीं, हमें फंडामेंटली बिल्कुल जड़ से हमें वो अच्छे मैनर्स हमारी माँ ने दिए थे. इफ़ वी एवर विस्पर्ड और लाफ्ड इन द प्रेजेंस ऑफ विजिटर्स, अगर मेहमान आते उनके बीच में हम खुशफुसाहट करें, हंसें, and then even quite innocently we were quietly called to order of the time being, but afterward more severely and severely dealt with. तो उस समय तो हमारी माँ हमें चुप करा देती थी, मेहमानों के सामने डांटती मारती नहीं थी, लेकिन बाद में सीवियरली मतलब बहुत कठोर तरीके से हमें पनिश किया जाता था और हमसे डील किया जाता था, हमें सजाएं दी जाती थी. The fault which my mother emphasized was not the mere less in manners but the meanness of behaving in a fashion. हमारी माँ कहती थी कि मैनर्स में गिरावट तो अपनी जगह ठीक है कि तुमने मेहमानों के आने पर मैनर्स नहीं दिखाए, गलत करा, लेकिन तुम स्वार्थी हो गए और तुम सोचने लग गए कि दूसरों का ख्याल ना करते हुए तुमने सिर्फ अपना ख्याल रखा. विच माइट वाउंड द सस्क्रिबिलिटीज ऑफ दोज हु हैड कम टू आवर हाउस इन फ्रेंडलीनेस. जो हमारे घर आए थे उनका सम्मान हमने नहीं किया, उनका मजाक उड़ाया, उनके बीच में हंसे, इसलिए माँ हमें सजाए दिया करती थी. बैड मैनर्स टू हर थिंकिंग वर अ सीन. बुरा बर्ताव, बुरे मैनर्स उनकी नज़र में पाप था. नॉट मेरेली अगेंस्ट द कोड ऑफ सोशल बिहेवियर. सामाजिक बर्ताव के खिलाफ तो वो था ही, बट अगेंस्ट चैरिटी. लेकिन जो दया का भाव, धर्म का भाव, है ना, चैरिटी का भाव होता है, उसके भी वो चीज़ खिलाफ था अगर आप बैड मैनर्स दिखाते हैं. एज आई ग्रू ओल्डर माई मदर हैड वेरी ऑफन टू रेमोन्स्ट्रेट अगेंस्ट माई शार्प एंड बाइटिंग टंग. जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, है ना, मेरी माँ ने मुझे बहुत बार मुझे टोका, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बोलता था, काफ़ी ज़्यादा बहस करता था, तो मेरी माँ ने मुझे बहुत बार टोका है. फ्रॉम क्वाइट एन अर्ली एज आई डिस्प्लेड एन अनयूजुअल एंड अनचाइल्ड लाइक फैकल्टी फॉर मेकिंग बारबर्ड ऑब्जर्वेशन, वेयर एज माई मदर वॉज इंक्लाइंड टू टेक द व्यू ऑफ पास्कल. मैं अपनी माँ से कुछ बातों में समर्थन नहीं रखता था. मेरी माँ जहाँ पास्कल के सिद्धांतों पे चला करती थी, है ना, और मैं जो है थोड़ा सा ज़माने से हटकर बात किया करता था. फिर फ्रेंच में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर जिसका मीनिंग होता है आई डिफेंड माई सेल्फ एंड आई न्यू आई वॉज टेकिंग द मोस्ट प्लॉजिबल लाइन ऑफ डिफेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन आई रिप्लाइड बट मदर आई नेवर स्पीक हार्शली ऑफ द अंडरडॉग. वो एक लाइन अपनी माँ से कहते थे कि माँ, मैंने जो लोग अंडरडॉग क्या होते हैं, जो लोग अपने से कमज़ोर हों, जो लोग वीक हो, मैंने उन लोगों से कभी भी गलत बात नहीं की है माँ. तो मैं उनके ये जो सब मैनर्स सिखाए हुए थे उनको साथ लेके हमेशा चला हूँ. दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. इट वॉज क्वाइट ऑफ अ टफ चैप्टर बिकॉज द words and the vocabularies used by Niraj C. Chaudhary. It is an important chapter and the description of mother is always asked in the exams. So thank you for watching.